खबरें तफसील से। मुल्क में ओमिक्रॉन का तीसरा मामला सामने आया है। गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन के एक मरीज की तशखीस हुई है। तफसील के मुताबिक 28 नवंबर को मुतासरा शख्स बैरून मुल्क से गुजरात लौटा था। 29 नवंबर को उन्हें हल्क में तकलीफ की शिकायत हुई थी, जबकि 30 नवंबर को कोरोना की जांच रिपोर्ट मुस्बत आई थी। इससे पहले कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिल चुके हैं। ओमिक्रॉन मामलों के रोशनी में आने के बाद मरकजी व रियासती हुकूमतें अलर्ट हो गई है। बैरून मुल्कों से दिल्ली, महाराष्ट्र और हैदराबाद आने वाले कुछ मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका टेस्ट रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का दौरा किया। इस मौके पर वजीर-ए-आजम ने 18,000 करोड़ रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह किया और प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद भी रखा। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड की तरक्की हमारी तरजीह है, सबका साथ सबका विकास ही हमारा रास्ता है। उन्होंने कहा कि अवाम का साथ हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और हमारी हुकूमत मुसलसल अवामी खिदमात में मसरूफ अमल है। डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है, वो आज देख सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार कैसे उत्तराखंड में विकास की गंगा बहा रही है। भाइयों और बहनों, इस शताब्दी की शुरुआत में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान शुरू किया था, लेकिन उनके बाद 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने 2 गुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमारे पहाड़, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था के गढ़ तो है ही, ये हमारे देश की सुरक्षा के भी कीले हैं। पहाड़ों में रहने वालों का जीवन सुगम बनाना देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, लेकिन दुर्भाग्य से दशकों तक जो सरकार में रहे, उनकी नीति और रणनीति में दूर दूर तक ये चिंतन कहीं नहीं था। उनके लिए उत्तराखंड हो या हिंदुस्तान के और क्षेत्र, उनका एक ही इरादा रहता था, अपनी तिजोरी भरना। पहले की सरकार ने 7 साल में उत्तराखंड में केवल 300 किलोमीटर भी नहीं, केवल 288 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाए थे, जबकि हमारी सरकार ने अपने 7 साल में उत्तराखंड में 2000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नेशनल हाईवे का निर्माण किया है। जबरन वसूली के मामले में मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। परमबीर सिंह के साथ साथ इस केस में सचिन वाजे, समित सिंह और अल्पेश पटेल के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है। इब्तिदा में इस मामले में गोरेगांव पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 11 में मुंतकिल कर दिया गया। गुज़श्ता दिनों परमबीर सिंह का बयान कलमबंद किया गया था।
पेश की चार्जशीट है, कितने लोग का स्टेटमेंट है, थोड़ा सा बता दीजिए। तकरीबन मेरे ख्याल से 1000 से ज़्यादा पेजेस है अभी, क्योंकि अभी भी उसके जो बी फाइल होती है, ए फाइल होती है, उसकी कैटेगरीज है, तो 1000 तक पेजेस है उसमें। कितने लोग का सर? सेक्शन नहीं दिया गया मतलब नहीं दिया है, 190 सेक्शन 197 नहीं, इसके सेक्शन 197 की प्रोसीडिंग इसमें नहीं है। सर कितने लोग का स्टेटमेंट है इसमें? टोटल है, अभी आप देख लीजिए जब चार्जशीट पब्लिक। तूफान जवाद की पेशकदमी जारी है। खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर रहा है। ये शिमाल शिमाल मगरबी में 6 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। विशाखापट्टनम से तूफान तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि ये पुरी से अभी 430 किलोमीटर के फासले पर है। महकमे मौसमियात ने सरेकलम, विशाखापट्टनम और विजयनगरम में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की पेशगोई की है। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में बीती शब बारिश हुई है। इन अजला में बाजाबादकारी मराकज कायम किए गए हैं। ये तूफान हफ्ते के रोज ओडिशा के साहिलों से टकरा सकता है। तावते और यास के बाद ये तीसरा तूफान है जो रवासाद साहिली इलाकों में तबाही मचा सकता है। जवाद के पेश नजर महकमे मौसमियात ने मुल्क भर के लिए अलर्ट जारी कर दिया। इधर ओडिशा में भी तूफान के मुमकिन असरात से निमटने के लिए इंतजाम किए गए हैं। 19 अजला में तालीमी इदारे आज बंद हैं। MBA के 5 दिसंबर को होने वाले इम्तिहानात मौखर किए गए हैं। UGC नीट के आज और कल होने वाले इम्तिहानात को भी ओडिशा, आंध्र प्रदेश और मगरबी बंगाल में मौखर किया गया। तूफान जवाद के पेश नजर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 46 टीमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश और मगरबी बंगाल में तैनात किया गया। ये टीमें कश्तियों, दरख्त काटने वाले औजारों और टेली मवासलात से लेस है। कोस्ट गार्ड की भी कई टीमों को तैनात कर दिया गया। IMD के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर महापात्रा तूफान जवाद के हवाले से न्यूज 18 उर्दू से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं IMD के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर महापात्रा। सर, अभी जो साइक्लोन जवाद है उसकी क्या स्थिति है? आज अर्ली मॉर्निंग में साइक्लोन जवाद विशाखापट्टनम से लगभग 230 किलोमीटर दूरी पे और पुरी से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण पे बे ऑफ बंगाल पे केंद्रीभूत है। जैसे आप उपग्रह से प्राप्त चित्र से दिखाई दे रहा है, इसके प्रभाव में अभी नॉर्थ आंध्र प्रदेश और तटीय उड़ीसा में कन्वेक्टिव क्लाउड्स भरे हुए हैं और इसके प्रभाव में कल शाम से इसका बारिश जारी है और धीरे धीरे बारिश तेज हो रहा है तटीय इलाका में। और ये जो साइक्लोन स्टॉर्म जवाद है वो अभी इसका, जैसे हम उम्मीद कर रहे थे, दिशा परिवर्तन किए हैं। पहले जैसे नॉर्थ वेस्ट मूवमेंट कर रहे थे कल, आज ये अभी उत्तर दिशा में गति कर रहे हैं। आज शाम तक उत्तर दिशा में गति करेगा। इसके बाद इसका दिशा परिवर्तन होकर फिर उत्तर पूर्व दिशा में ओडिशा कोस्ट एलंग मूवमेंट होगा इसका। और इसके साथ साथ जब ये उत्तर पूर्व दिशा में गति करेगा, ये धीरे धीरे वीक होने का उम्मीद किया जा रहा है। और जब ये कल मध्याह्न तक ओडिशा कोस्ट के पास पहुंचेगा, पूरी की राइट साइड में ये वीक होकर एक डीप डिप्रेशन जैसे पहुंचेगा। और इसके साथ साथ अभी जो विंड स्पीड चल रहा है नॉर्थ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल कोस्ट के पास, वो लगभग 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस में 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये धीरे धीरे बढ़ के 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस में 70 किलोमीटर प्रति घंटा होने का उम्मीद किया जा रहा है। और ये विंड स्पीड कल आफ्टरनून तक रहेगा उड़ीसा कोस्ट, नॉर्थ आंध्र प्रदेश कोस्ट और वेस्ट बंगाल कोस्ट के पास। तो सर, जिस तरीके से IMD की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है, एग्जाम भी वहां पर पोस्टपोन कर दिए गए हैं, तो किस तरीके की संभावना जताई जा रही है? कितना डैमेज होने की संभावना है यहाँ पे? ज़्यादातर जो इम्पैक्ट है ये बारिश का ज़्यादा इम्पैक्ट है और इसके साथ साथ विंड जो है 50 से 60 गस्टनेस 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये विंड के साथ साथ ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, मगर जो थेचेड हाउसेस होते हैं, स्लम्स वगैरह होते हैं, जो कोस्टल टाउन्स वगैरह होंगे, वो इम्पैक्टेड हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उसका ट्री ब्रांचेस और अपरूटिंग ऑफ ट्रीज ऐसे कुछ हो सकता है। जो स्टैंडिंग क्रॉप्स है, जैसे पेडी वगैरह है और कुछ वेजिटेबल क्रॉप्स है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है, वो सभी नुकसान हो सकता है रेनफॉल और विंड की वजह से। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए IMD के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर महापात्रा। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली।
अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना केसेस में कल के मुकाबले में कमी आई हुई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 8,603 नए केसेस की तस्दीक हुई है, जिसके दौरान 8,190 मरीज भी सेहतियाब हुए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 415 लोगों की मौत भी वाक़ई हुई। इस वक्त मुल्क में 1 लाख से कम केसेस की तादाद है। वक्त हुआ छोट से वक्फे का। बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। न्यूज़ 18 उर्दू ने उठाई औरतों के हक की आवाज। न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम औरतों का हक, कोई शक रही असरदार। औरतों के हक की मुहिम की इख्तितामी तकरीब का हिस्सा बनिए। शनिवार रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेकिंग न्यूज, पूजा बनर्जी ने फिर से करी शादी। जानेंगे आखिर उन्होंने क्यों किया ऐसा। विदाई में रोने की जगह क्यों लगे हंसी के ठहाके। मैंने बहुत कोशिश किया रोने की। मम्मी ने बोला ये रस्म तो करनी पड़ेगी, तो यही कर ले होटल में। चावल फेंक दिया और इतना सारा लेके ऐसा फेंका, वो पूरी नहा गई चावल में। तो बोलती इतना थोड़ी है क्या, खुन्नस थोड़ी निकाल रही है। पूजा बनर्जी की शादी में जरूर आना, देखना ना भूले भाभी तेरा देवर दीवाना। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां जराइम पेशा लोग बेलगाम हो गए हैं। महोबा में जराइम बेकाबू हो गए हैं, जहां एक ही घर के 4 अफराद का कत्ल कर दिया गया। 3 बच्चों समेत फांसी के फंदे पर लटकी हुई 4 लाशें बरामद हुई। इस जुल्म व बर्बरियत पर पूरे इलाके में खौफ व दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने इन लाशों को कब्जे में लेकर तफ्तीश व तहकीक शुरू कर दी। दूसरी जानिब कानपुर इंदिरानगर इलाके में एक अपार्टमेंट में बीवी और 2 बच्चों के कत्ल के बाद सनसनी फैल गई। अब तक की तफ्तीश में पुलिस को जाए वकूअ से एक डायरी में लिखा हुआ एक नोट भी मिला, जिसमें डॉक्टर सुशील कुमार ने अहले खाना के कत्ल और दीगर बातें लिखी हुई है। वहीं कोविड के नई वेरिएंट ओमिक्रॉन का भी जिक्र है। डॉक्टर सुशील कुछ अरसे से डिप्रेशन का शिकार थे। पुलिस ने डॉक्टर के भाई सुनील से पूछताछ की और फ्रांसिक और डॉग स्क्वाड की टीमों ने जाए वकूअ से शवाहिद इकट्ठा करके लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कल्याणपुर थाना अंतर्गत इंदिरानगर में डिविनिटी होम्स अपार्टमेंट में घर का नंबर 501 है। डॉक्टर सुशील के घर में एक मर्डर की सूचना हमें मिली थी। जब हम यहाँ पे सभी अधिकारी यहाँ पे आए हैं और मौके पे जब हमने देखा तो यहाँ पे एक महिला, उनके पुत्र और पुत्री का लाश मतलब डेड बॉडीज पड़े हुए थे। और उसी समय पे उनके जो बड़े भाई डॉक्टर सुनील को डॉक्टर सुशील ने व्हाट्सएप में एक मैसेज भेजा था। उन्होंने हमें दिखाया, उसमें इन्होंने ये लिखा है कि हम डिप्रेशन के में ऐसे डॉट 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 कुछ किया है और पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। ये उनको इन्फॉर्म एक सूचना मतलब व्हाट्सएप में उन्होंने भेजा। उसके बाद जब फोरेंसिक टीम आई है, उनके जांच के दौरान एक ऐसा नोट्स मिला है जिसमें उन्होंने घटना के बारे में कुछ लिखा है। फोरेंसिक टीम उसको सीज किया हुआ है। बाकी अभी फ़िलहाल इतना ही जांच का विषय है। कुछ भी अगर बाकी विषय सूचना मिलती है तो हम आपको अवगत करें।
सुप्रीम कोर्ट ने कई रियासतों में सेंट्रल हज कमेटी और रियासती हज कमेटी न बनने को लेकर दायर मुफाद आमा की अर्जी पर नोटिस जारी किया है। अदालत ने 6 हफ्तों में जवाब तलब किया। हज सर्विस कमेटी के चेयरमैन हाफिज नौशाद आजमी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में मुफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें हाफिज नौशाद ने हज एक्ट की खिलाफ वर्जी होने का इल्जाम भी आयद किया था और सुप्रीम कोर्ट से मामले में मुदाखलत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जरिए हुक्म जारी करने की अपील भी की गई थी। सरकारों को और राज हज कमेटियां नहीं है, क्यों नहीं है, किस तरह नहीं है, इस पे जो है उन्होंने नोटिस किया है। हमारे अधिवक्ता SR हेगड़े जी, संजय आर हेगड़े, SR हेगड़े जी ने और अबू तलहा रहमान साहब ने, इन लोगों ने स्टे मांगा था कि जो स्थगन आदेश बम्बई में एक ज़मीन खरीद ली गई है करोड़ों रुपए की, वो गैर कानूनी तौर पे है, तो उसको स्टे दे दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा अदालत ने की, हम आने दीजिए पार्टी, फिर हम जवाब आने दीजिए, हम देखेंगे। तो पूरी तरह से मैं इस बीच सुप्रीम कोर्ट की जो कार्यशैली है, मैं उस पर बहुत खुश हूँ। मैं मुबारकबाद सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ के संविधान और न्यायालय को देता हूँ और मैं भावुक हो रहा हूँ कि हज यात्रियों की समस्या, मैं 1 साल से बीमार होते हुए मैं लड़ता रहा, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे उम्मीद है कि आगे भी सुप्रीम कोर्ट और यहाँ के न्यायालय जो हज यात्रियों को न्याय देगा। इसके लिए जिम्मेदार अब सरकार तय करे कौन है, लेकिन फिल्म पे मुख्तार अब्बास नकवी साहब मालिक बने हुए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब काटरेंस करते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी साहब जिम्मेदार हैं। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ रियासत के उर्दू शायरों और अदीबों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। रियासत में बीजेपी हुकूमत कायम हुए 2 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक उर्दू एकेडमी की तश्कील नहीं हुई है। बंगलुरु में कर्नाटका उर्दू पोइट्स एसोसिएशन के तहत तहनती जलसा मुनाकिद हुआ। शायरी इत्तेफाक डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी को साहित्य एकेडमी की जानिब से बाल पुरस्कार मिलने की खुशी में ये महफिल सजाई गई थी। बंगलुरु की मुख्तलिफ तंजीमों, शायरों, अदीबों ने मिलकर हाफिज कर्नाटकी को तहनीयत पेश की। बच्चों के अदब के लिए उन्हें कौमी अवार्ड मिलने पर पूरी रियासत के लिए फख्र की बात करार दिया। रोजनामा पासबान के एडिटर अब्दुल्ला शरीफ की सदारत में हुई इस तकरीब में उर्दू जबान व अदब के मसाइल पर भी गुफ्तगू हुई। इस बुनियाद पर काम कीजिए। शुरा उदबा का इत्तेफाक चाहिए, हम इत्तेहाद चाहिए, हम सब एक होना चाहिए। अब तक अकेडमी का फॉर्मेशन ना होने का मकसद हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं, हमारे अंदर इत्तेफाक नहीं। अब एक मैं कह रहा हूं, कई तंजीमों की अकेडमियां हो गई, कोई अकेडमी खाली नहीं। अगर एक अकेडमी ना होती तो पूरे कर्नाटक के अंदर धज्जियां उड़ जाती थी, पूरे कर्नाटक में स्ट्राइक होते थे। क्या किसी तंजीम ने स्ट्राइक किया? क्या किसी तंजीम ने मांगा? क्या किसी तंजीम ने पूछा? क्या वजीर आला से कोई किसी को पूछने की ताकत हुई? आज दुख होता है, इस बात का हमें दुख होता है कि आज तक 2 साल हो गए इस सरकार ने कायम नहीं किया। मैं कौमी अवार्ड लेकर आया हूं, दुख होता है, किस बुनियाद पर नहीं किया? मैं कई मरतबा उनसे कहा, देखिए एक बात हमारी आदत है, हम दोस्ती रखते हैं, कभी किसी के पास हम हमारी गर्ज नहीं रखते। ये देख लीजिए, साबित कर लीजिए। अब तक उर्दू अकेडमी का सवाल है, अब तक उसका तश्कील हो जाना चाहिए थे। पता नहीं गवर्नमेंट को शायद उसका उतना इंटरेस्ट नहीं है। उर्दू एकेडमी का बजट भी बहुत कम है, वहाँ जो अमला है उसकी तनख्वाह के लिए वो बजट काफ़ी नहीं रहता है। तो उर्दू के क्या वहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगी, क्या उर्दू के लिए काम किया जाएगा? उर्दू जान करेगा, सुनेगा कौन आपकी? ये हुकूमत तो अंधी और बहरी है, उर्दू ताल्लुक़ से क्या सुनेंगे? प्रोग्राम मैंने किया है, उसके पीछे सिर्फ एक बात यह है कि हमारी अदबी जो नस्ल है, हमारे अदब दान हजरात जो हैं या उर्दू दान हजरात जो हैं, वो सब बेहिस हो गए हैं। किसी के पास हिस नाम की चीज़ नहीं है। वो मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों के ताल्लुक से किसानों और हुकूमत के बीच बातचीत का मामला। संयुक्त किसान मोर्चे ने तश्कील दी कमेटी, हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी 5 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी। MSP पर और दीगर मुतालबात पर होगी बातचीत। इस वक्त किसानों के एहतजाज के ताल्लुक से अभी आपको बड़ी खबर से आगाह कराते हैं। किसानों और हुकूमत के बीच का मामला जो है, अब संयुक्त किसान मोर्चे ने तश्कील दी कमेटी, हुकूमत ने मुज़ाकरात करेगी और 5 अफराद पर मुश्तमिल ये कमेटी बनाई गई है।